बड़ा मायका। साधना अपने घर की लाडली बेटी थी। आखिर वह लाडली होती भी क्यों नहीं। आखिर वह अपने इतने बड़े घर की इकलौती लड़की जो थी। ऐसे ही एक दिन साधना अपने कमरे में बैठकर फ़ोन चला रही थी। तभी उसकी माँ नीलम उसके पास आती है। बेटा, तुम अकेली इस कमरे में क्या कर रही हो? आज तुम्हारा कोई प्लान नहीं है क्या? नहीं मॉम, आज मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आज तो मेरी सारी फ्रेंड्स बिजी हैं। बिकॉज़ मेरे एक फ्रेंड की शादी है और सब लोग वहीं पर हैं। पर बेटा, तुम्हारे दोस्त की शादी है, सब वहाँ बिजी हैं, तो तुम क्यों नहीं गई? यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने दोस्तों के साथ शादी में, तुम भी एंजॉय करो। नहीं मॉम, मेरा मन नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, शादी में बहुत रश होता है। आई डोंट थिंक सो कि मैं वहाँ एडजस्ट भी कर पाऊँगी। तभी मैंने सोचा मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं है वहाँ जाने का तो मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह खाली तो नहीं बैठने दूँगी। चलो तुम और हम कहीं बाहर चलते हैं। माँ की बात सुनकर साधना खुश हो जाती है और अपनी माँ के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाती है, जहाँ नीलम की मुलाकात उसकी एक पुरानी दोस्त सावित्री से होती है। अरे सावित्री, तू यहाँ क्या कर रही है? नीलम, यही सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो अपने बेटे के यहाँ कुछ शॉपिंग करने आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देख सावित्री, ये मेरी बेटी साधना। नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर खुशी हुई। नीलम, सच में तूने आज के ज़माने में अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो है सावित्री। वैसे राज भी बड़ा हो गया है। कहाँ है वो? बड़ा तो हो ही गया होगा। बस वो घर ही आ रहा है, इसीलिए उसके लिए शॉपिंग करने आई हूँ। घर आ रहा का मतलब? वो दूसरे शहर में जॉब करने गया था, इसलिए अब वो यहीं शिफ्ट हो रहा है, तो अब वो हमारे साथ ही रहेगा। खैर, ये सब छोड़, मैं तो कह रही हूँ कि तू साधना को लेकर कभी घर आना। मेरा बेटा भी कुछ दिन घर पर ही है, तुम दोनों उससे भी मिल लेना। हाँ हाँ ज़रूर, हम कल ही तेरे घर आते हैं। बस तू अपना एड्रेस सेंड कर देना। पर उससे पहले तू मुझे अपना नंबर तो दे। कई सालों बाद नीलम और सावित्री की मुलाकात होती है। इसके बाद उन दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो जाती है और अगले ही दिन नीलम साधना के साथ सावित्री के घर पहुंच जाती है, जहां साधना की मुलाकात राज से होती है। साधना को राज और राज को साधना पहली नज़र में ही पसंद आ जाते हैं और इस तरह दोनों की बातचीत भी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन साधना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो। क्या? हाँ राज, कहो ना, क्या कहना चाहते हो? वैसे कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है, पर पहले तुम बोलो। साधना, हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, पर ये दोस्ती मेरी साइड से कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग सा फील करने लगा हूँ। तभी साधना बोलती है, मैं भी राज। राज की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और बहुत ही जल्द नीलम और सावित्री की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। साधना और राज की जल्द ही शादी हो जाती है। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ तो आती ही है। ठीक ऐसा ही सावित्री के घर भी होने वाला था। आज साधना की पहली रसोई थी और उसकी पहली रसोई करवाने के लिए सावित्री अपनी बहू साधना को किचन में ले जाती है और जहाँ उसका किचन में देखकर कहती है, माँ जी, ये रसोई है, बुरा मत मानना, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारी रसोई कुछ ज़्यादा ही छोटी है? आपको पता है, जितनी बड़ी आपकी रसोई है उससे कई गुना बड़ा मेरे घर का बाथरूम था। हाँ, पर जो भी है, अब यही मेरा ससुराल है। हाँ बेटा, हो सकता है, पर अब से यही तेरा घर है और तुझे इसी रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। चल आजा, मैं तुझे बता दूँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। इस तरह सावित्री साधना को सब कुछ बताने लगती है। कुछ ही देर बाद साधना की पहली रसोई भी ख़त्म हो जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ साधना धीरे धीरे अपने ससुराल में एडजस्टमेंट कर लेती है।
ऐसे ही एक दिन सावित्री के घर की पड़ोसन बिमला आती है। सावित्री, हो सावित्री, अरे अपने बेटे की तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। बिमला की आवाज़ सुनकर सावित्री हॉल में आती है और बिमला को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे बिमला, तू यहाँ कब आई? अरे मैं तब आई जब आई, तेरे कानों में मेरी आवाज़ तो आई। ये बता, तूने अपने बेटे की शादी कब की और मुझे बताया भी नहीं? अरे कैसे तुझे बताती, तू यहाँ होती तभी तो तुझे पता चलता ना। तू तो अपनी सास के पास गई थी। हाँ ठीक है, अब बहू को भी दिखा दे। बिमला की बात सुनकर सावित्री बहू को बुलाती है। सास की आवाज़ सुनकर साधना अपनी सास के पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मैंने तुझे बुलाया। ये मेरी पड़ोसन और मेरी बहुत अच्छी सहेली है। तेरी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए आज तुझसे मिलने आई है। नमस्ते आंटी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मैं तेरे हाथ का खाना खाने नहीं बल्कि तुझे अपने घर ले जाने आई हूँ। आप मुझे अपने घर ले जाना चाहती हैं, पर क्यों? बहू ऐसा नहीं पूछते। माँ जी, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि एटलीस्ट मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मैं कहाँ और किस लिए जा रही हूँ। साधना की बात सुनकर बिमला सावित्री की तरफ देखने लगती है। तभी साधना हंसते हुए कहती है, अरे आंटी जी, आप तो सीरियस ही हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी। बताइए कब चलना है? साधना की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद साधना अपनी पड़ोसन सास के साथ उसके घर जाती है, जहां वो उसके छोटे से घर को देखकर कहती है, आंटी जी, आपका घर कितना छोटा है। आई एम सॉरी, लेकिन इतना तो हमारा हॉल है। आपको तो पता ही है मेरे मायके का हॉल कितना बड़ा है। साधना के मुंह से ऐसी बात सुनकर सावित्री और बिमला दोनों की सन्न खड़ी हो जाती हैं। बहू, ये तो क्या कह रही है? ये मत भूल कि हमारा घर नहीं बल्कि पड़ोसन का घर है। आई एम सॉरी माँ जी, पर मैं आंटी के घर के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ कि मेरे मायके का हॉल आंटी जी के घर से कितना बड़ा है। चुप कर जा बहू, चुप कर। मानती हूँ तेरा मायका बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल के लिए चुप हो जा। सावित्री की बात सुनकर साधना चुप्पी साध लेती है, लेकिन बिमला को यह बात बहुत बुरी लगती है। पर बेचारी करती भी क्या, आखिर उसने ही तो साधना को अपने घर बुलाया था ना। इसलिए वो अभी उसे कुछ नहीं बोलती और उसे बैठने के लिए कहती है। आंटी जी, आपके घर का सोफा कितना पुराना है। साधना ये बात बोलती ही है कि तभी उसकी सास उसको आंख दिखाने लगती है। उप्स, आई एम सॉरी माँ जी, मैं तो बस यही बताना चाह रही थी कि मेरे मायके में ना इससे बढ़िया क्वालिटी के सोफ़े हैं। आपको पता है, आप एक बार बैठोगे ना, ऐसा लगेगा कि आप किसी सॉफ्ट चीज़ के ऊपर बैठ रहे हैं। साधना की यह बात सुनकर एक बार फिर बिमला को बुरा लगता है और इस बार वह गुस्से में साधना से कहती है, साधना बहू, माना कि तेरा घर मेरे घर से बड़ा है, माना कि तेरे घर का सोफ़ा भी मेरे घर के सोफ़े से अच्छा है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा घर ही सबसे अच्छा है। तेरा घर मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तू चाहे कितनी भी अमीर घर से क्यों ना हो, लेकिन यह मत भूल कि वह अमीर घर अब तेरा नहीं। सावित्री बहन, सावित्री बहन, माफ़ करना, लेकिन आपकी बहू बहुत मुंहफट है और इतना कंपैरिजन करती है कि कुछ पूछो ही मत। और आपकी बहू का क्या ही बताऊं। अगर आपकी बहू का यही हाल रहा ना, तो मैं लिख के दे रही हूँ, लिख के, आपका उठना बैठना हर किसी के साथ बंद हो जाएगा। बिमला, सॉरी, मेरी तरफ से, बहू की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ तुझसे। मेरी बहू में ना थोड़ा सा बचपना है, इसलिए वह कुछ भी बोल जाती है। साधना बहू, चल यहाँ से। सावित्री अपनी बहू को घर से वापस ले आती है और उसे डांटते हुए कहती है कि तू ये क्यों भूल जाती है कि तेरे मायके में जितने हम अमीर नहीं हैं और हमारे पास जो भी है हम उसी में खुश हैं। और इसी के साथ मैं तुझे ये भी बताना चाहती हूँ कि अब तू मायके में नहीं बल्कि ससुराल में रह रही है, इसलिए तुझे अपने ससुराल वालों के तौर तरीके जल्दी ही अपना लेने चाहिए। वही तेरे लिए अच्छा होगा।
जी माँ जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती। मैं तो बस यही बताती हूँ कि मेरा मायका कैसा है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा तो। साधना की बात सावित्री कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। साधना की जो आज हरकत थी उससे सावित्री बहुत नाराज़ थी और बस इसीलिए साधना अपनी सास को मनाने के लिए उसके कमरे में जाती है। माँ जी, आई एम सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। पक्का मैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचूंगी। साधना की ये बात सुनकर सावित्री उसकी तरफ देखने लगती है। पक्का ना? हाँ माँ जी, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी जिससे हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो। साधना की ये बात सुनकर सावित्री उसको माफ़ कर देती है और तभी साधना अपनी सास का बेड देखती है और कहती है, माँ जी, आपका बेड कितना पुराना हो गया है। आपको पता है मेरे मायके में ना मेरे मॉम का बेड कितना बढ़िया था। पूरा गोल बेड था, गोल बेड। मैंने ही पसंद किया था वो बेड उनके लिए। बहू तो फिर से शुरू हो गई। आई एम सॉरी, मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगी। इस तरह साधना अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आती और सावित्री को अपनी बहू को इसी रूप में अपनाना पड़ता है, क्योंकि सावित्री के पास और दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था।